कि चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ, जी जी उससे पहले की बात है। तो एक ड्राफ्ट लिख रहा था मैं, मुझे वो ड्राफ्ट पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा नहीं यार मैंने ये नहीं लिखा, मुझे ऐसा लिखना चाहिए था। यानी कि क्या उस हादसे से यहाँ पर इफेक्ट हो गया। नहीं मैंने चैनल फ़ोन किया, नहीं सर ये मत लीजिए, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। तो यानी कि क्या जो हालात होते हैं, जो माहौल होता है, वो हमको डिस्टर्ब कर देता है। तो राजेश बेरी कब बने एज ए लेखक, क्या कहानी है उसकी? आज जो लोग हैं, जो युवा लेखक हैं, उनको गाइडेंस मिलती है, हमको कोई गाइडेंस नहीं थी। हमारे अंदर भी क्या था वो हमको पता नहीं था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुछ नामी मतलब आदरणीय लोगों ने मुझे पहचाना, देखा, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध और बड़े कवि जिनको मैं पहला गुरु मानता हूँ, शैल चतुर्वेदी जी, आपने नाम सुना होगा, जो पुराने दर्शक है वो जानते हैं। तो उनके साथ एक कवि सम्मेलन रेलवे का ही करने का मौका मिला। तो उस कवि सम्मेलन में जब हमने कविताएं कहीं, तो ऐसे जैसे उठा के साइड में ले जाते हैं, कहते हैं राजेश तुम रेलवेज़ के लिए नहीं बने। तो वहाँ से एक हल्की हल्की कोशिश की, हम लिखते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हैरानी की बात है कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर मैं तुलना करूं कि MS धोनी साहब और मेरी कहानी बड़ी सिमिलर सी है। उनका भी दिल नहीं लगता था, उनका दिल क्रिकेट में लगता था, और उन्होंने एक रात में ही रेलवे की नौकरी छोड़ दी। वो TT थे, और मैंने भी ऐसे ही किया। और जब लेखक बने तो लगा शुरू में एहसास हो कि गलती हो गई भाई, एक मंथली इनकम आ रही थी? कि इंसान कोई भी शौक़ पालता है, पर वो शौक़ जब तक आपको रोटी नहीं दे और आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करे, तो वो शौक़ कभी कभी बोझ भी लगने लग जाता है। डेफिनेटली एक एडवांटेज थी मुझे कि मैं रेलवे से गया था, तो एक रिस्पेक्ट मिल जाती थी मुझे। वो स्ट्रगलिंग वाली लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था। तो पहले से एक इंट्रोडक्शन रहती थी मेरी। एक टाइम पे 15, 20, 30 सीरियल एक साथ चलते थे। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि रोज़ आपको लिखना, तो लेखकों की ज़रूरत पड़ी। ये मतलब जैसे जैसे हम काम करते चले गए, वो लर्निंग हमको मिलती चली गई। तो मैंने अपने आप को हर समय, हर वक्त के साथ, हर पीढ़ी के साथ इवॉल्व किया है। तो सर, राजेश बेरी की पहचान कहाँ से मिली? भाभी सीरियल से, या उससे पहले मिल चुकी थी? लेकिन मैं कभी ना कोई पार्टीज में जाता हूँ, ना इंटरव्यू देता हूँ, ना जहाँ ही न्यूज़ में अपना नाम चाहता हूँ। और राइटर्स के साथ होता ही ऐसा है कि ऑडियंस एक्चुअली राइटर्स को क्यों देखना चाहती है, वो तो उनके बनाए हुए किरदारों को देखती है, हीरो हीरोइंस को, एक्टर्स को देखती है। और मतलब मैं बताऊँ आपको कि 400 या 450 एपिसोड तक तो मैंने हाथ से लिखा। लैपटॉप तो बाद में आए थे, तो मैंने वो भी दौर देखा है। हमारे एसोसिएट होते थे, हमारे साथ काम करते थे, नितिन शुक्ला। तो उन्होंने बोला कि सर इतना किसी ने लिखा नहीं है, आपका नाम तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 32 से 37 सीरियल्स लिखे, और कहूँ तो 15-16 हज़ार एपिसोड्स के आसपास लिख लिए हैं। मेरे ख्याल से ये जो एक टैग है कि ये टेलीविज़न का राइटर है, या ये मतलब इमोशनल शोज़ का राइटर है, या थ्रिलर का राइटर है, लेखक होता है। कई शोज़ ऐसे ही लिखे जाते हैं कि ये दिखाने के लिए कि क्राइम कितनी क्रूरता से किया गया। मैं जब भी लिखता था, मेरी कोशिश रहती थी कि मैं किसी को सिखाऊं नहीं कि क्राइम कैसे किया जाता है, बट उससे ये सीख मिले कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। सर, एक ये भी बता दीजिए कि कोई टोटका, कुछ ताबीज़ करते कि आपके सारे सीरियल हिट कैसे होते थे, रेटिंग बढ़ी आती थी? अरे नहीं सर, मतलब कभी कभी तो मैंने जो लिखा हुआ, अपना लिखा हुआ जब देखता हूँ तो मैं अरे हैरान हो जाता हूँ, मैंने लिखा था। फिर मैं मान नहीं, ये तो माँ सरस्वती आके लिखती है। मेरे क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स हैं। फिर मुझसे बातें करते हैं, फिर उनसे पूछता हूँ, रामलाल जी आपने खून किया था? हाँ सर। कैसे किया था? फिर रामलाल बताता, मैंने ऐसे किया था। अच्छा चलो मैं लिखते हैं। चलो हाँ लिखो। उस वक्त तुम्हारा झगड़ा हुआ था? रामलाल कहता झगड़ा हुआ था। तो ये एक थॉट है, बट ये मेरी एक प्रैक्टिस है। फिर वो किरदार मेरे से बातें करने लग जाते हैं। हमारे देश में बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से लोग हैं जो कहानियाँ, खुद की कहानी है, पर हमारे पास उसको कहने के प्लेटफॉर्म कम है। आपको जब गुस्सा या नाराज़ होते हैं तो वो अपने घर पे निकालते हैं, सड़क पे निकालते हैं, या अपने करैक्टर कहानी पे निकाल देते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान के पास एक कहानी होती है और उस कहानी को वो जीना चाहता है, देखता है और उसको पेश करने की कोशिश करता है। आज हम आपकी मुलाकात एक
ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं, एक ऐसे लेखक से कराने जा रहे हैं, एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन से कराने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी कहानियाँ लिखी कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है। जी हाँ, एक सीरियल बहुत प्रसिद्ध था स्टार टीवी में, जो लोग पुराने लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा, और जो नई ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है वो समझेंगे कि आज हम किन की बात कर रहे हैं। सीरियल भाभी था और उसको लिखने वाले लेखक थे राजेश बेरी। राजेश बेरी ने सिर्फ भाभी नहीं लिखा, कितनी कहानियाँ लिखी हैं जो सुनहरे पर्दों में आई हैं। तो आप लोग, उन्होंने कहा कि हमें राजेश बेरी साहब से मुलाकात कराएं, तो देखिए किस्मत आपकी अच्छी थी, कुछ हमारी अच्छी थी कि राजेश बेरी साहब दिल्ली आए, और हमने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमें वक्त दिया। अब आपके और राजेश बेरी के बीच में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो देखिए आप लोगों के पसंदीदा राइटर राजेश बेरी साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र को वक्त दिया। हम आपकी कहानियाँ इन पे बात शुरू करें। पहले हमारे कुछ नए दर्शक हैं, नई ऑडियंस है, आपको पता है डिजिटल नया प्लेटफॉर्म आया है, नए युवा लोग जुड़ रहे हैं। तो राजेश बेरी कब बने एज ए लेखक, क्या कहानी है उसकी? देखो, ऐसा है कि पहले एक समय होता था जब हम पढ़ते थे, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय पापा ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो, और उस समय ये कहा जाता था कि वो एक कहावत होती है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। वो उस समय एक कॉन्सेप्ट ऐसा था, और हमने भी मतलब इंजीनियरिंग की, फिर रेलवे ज्वाइन किया, पर उस समय ना कहीं कुछ तो अंदर ही अंदर ना कुछ कचोटता था, क्योंकि ये आज के युवा के लिए, आज के लोगों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आज जो लोग हैं, जो युवा लेखक हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो उनको गाइडेंस मिलती है। हमको कोई गाइडेंस नहीं थी, हमारे अंदर भी क्या था वो हमको पता नहीं था। हम कॉलेज में नाटक करते थे, प्ले करते थे, प्ले लिखते भी थे, कविताएं लिखते थे, लेकिन उसको प्रोफेशनली बनाना ये कभी हमने सोचा नहीं था। तो फिर मेरी इत्तेफाक से रेलवे में नौकरी लग गई और हम मुंबई चले गए। तो डेस्टिनी ने शायद हमको मुंबई लेके जाना था, तो तब मुंबई कहलाता था मुंबई। तो हम वहाँ चले गए, मैं 85 में गया, हमारी सिलेक्शन हुई थी। तो वहाँ पर हम रेलवेज़ के अंदर प्लेस वगैरह करते थे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुछ नामी मतलब आदरणीय लोगों ने मुझे पहचाना, देखा, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध और बड़े कवि जिनको मैं पहला गुरु मानता हूँ, शैल चतुर्वेदी जी, आपने नाम सुना होगा, जो पुराने दर्शक है वो जानते हैं। तो उनके साथ एक कवि सम्मेलन रेलवे का ही करने का मौका मिला। तो उस कवि सम्मेलन में जब हमने कविताएं कहीं, तो उन्होंने बस ऐसे जैसे उठा के साइड में ले जाते हैं, कहते राजेश तुम रेलवेज़ के लिए नहीं बने। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा सर बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बेटियाँ थे उस वक्त, तो मैंने कहा बच्चे हैं, नौकरी सरकारी है सर, यही सोच के तो किसी लड़की वाले ने अपनी बेटी दी है हमें। तो कहते नहीं, तुम कोशिश करो, तुम्हारी कलम में कुछ ऐसी बात है, तुम्हारे अंदर, दिल के अंदर, तुम्हारे बातों, जो इस बातों को तुम शब्दों में ढाल सकते हो, जो आवाम को पसंद आता है, जो मतलब ऑडियंस को पसंद आएगा। तो वहाँ से एक हल्की हल्की कोशिश की, हम लिखते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके भाई थे, उनका कोई एक प्रोग्राम चल रहा था, तो तब मैंने वहाँ से सीखा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे वो जैसे कहते हैं चस्का लगने लगा लिखने का। और हैरानी की बात है कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर मैं तुलना करूं कि MS धोनी साहब और मेरी कहानी बड़ी सिमिलर सी है। उनका भी दिल नहीं लगता था, उनका दिल क्रिकेट में लगता था, और उन्होंने एक रात में ही रेलवे की नौकरी छोड़ दी, वो TT थे, और मैंने भी ऐसे ही किया। तो एक दिन बस आया मन में, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई कि नहीं यार, कुछ ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो मैं भी वैसे प्लेटफॉर्म पे बैठा था, ट्रेन आई, और मैं तो वापस किया भी नहीं, मतलब अपना रेजिग्नेशन देने, और बस ट्रेन में बैठ के मैं निकल गया, और बस समझ नहीं आ रहा था क्या करूँगा। पर एक ताकत थी मेरे साथ, हमारे माता पिता का आशीर्वाद या गुरुओं का आशीर्वाद, और ऊपर से माँ सरस्वती ने कहीं तो मुझे गोद ले लिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर पल ख्याल आ रहे थे, हर पल कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे थे, हर पल कहानियाँ बन रही थी। तो वहाँ से मैंने सोचा नहीं,
ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई फैमिली, माई वाइफ एंड उस वक्त मेरे पेरेंट्स और थोड़े से घबराए थे, लेकिन मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट दिया, क्योंकि बेटी तो उनकी मेरे पास थी, सरकारी नौकर था मैं। तो वहाँ से फिर हमने ये जर्नी शुरू की। और फिर धीरे धीरे हमने एक चैनल आता था गुर्जर जाति का, फिर पंजाबी का लश्कारा, उस पर काफ़ी प्रोग्राम लिखे और डायरेक्ट भी किए। तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, कर सकते हैं। फिर उसके बाद कई लोगों का साथ मिला जिन्होंने पहचाना मुझे, जिसमें से अहम नाम थे उस वक्त, मैं बताता हूँ, अशोक शेखर जी थे, UTV की जरीना मेहता जी, रॉनी स्क्रूवाला, इनसे बस टकरा गया किसी तरह से और इन्होंने पहचाना और उन्होंने मौका दिया और वहाँ से लेखन की शुरुआत हुई। सर, ये इस्तीफ़ा दिया, सरकारी नौकरी छोड़ी और लेखक बन गए, और जब लेखक बने तो लगा शुरू में एहसास हो कि गलती हो गई भाई, एक मंथली इनकम आ रही थी, पेंशन आने वाली ज़िंदगी थी, और कहाँ पर मैं। देखिए, मतलब होता तो है ये, क्योंकि देखिए इंसान कोई भी शौक़ पालता है, पर वो शौक़ जब तक आपको रोटी नहीं दे और आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करे तो वो शौक़ कभी कभी बोझ भी लगने लग जाता है। तो शुरुआत में ऐसा हुआ भी, लेकिन मैं सबसे ही कहता हूँ कि अगर आपने मन में ठान लिया है, जैसे शाहरुख साहब का एक डायलॉग है कि आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो आप कोई भी काम करो, उसको अगर रियल हार्ट से और सच्चाई से उसको पाने की अगर आप कोशिश करोगे ना, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। तो आए उतार चढ़ाव आए, ऐसे नहीं आए, मतलब झटके भी लगे थोड़े से, मतलब एक फिक्स्ड इनकम, रेलवे नौकरी, एक रिस्पेक्ट, एक उसके बाद सडनली कभी स्ट्रगल नहीं देखी थी। तो हाँ, बस डेफिनेटली एक एडवांटेज थी मुझे कि मैं रेलवे से गया था, तो एक रिस्पेक्ट मिल जाती थी मुझे, वो स्ट्रगलिंग वाली लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था। तो पहले से एक इंट्रोडक्शन रहती थी मेरी, तो उससे एक बेनिफिट तो ज़रूर मिलता था मुझे, और उस बेनिफिट का मैंने मौके पे फ़ायदा उठा लिया कि भाई मैं अपनी बात कह सकूं लोगों से, और लोगों ने मेरी बात सुनी। और फिर उसके बाद एक चीज़ समझ आई कि सर बातों से तो मुझे ऐसे अपनी, क्योंकि मैं तो सरकारी नौकरी से आया था, तो ऐसे अपनी बड़ाई या अपनी बातें या अपने बारे में बखान करना नहीं आता था मुझे। पर एक चीज़ जानता था कि बोलेगी तो कलम बोलेगी। तो आप कहानी लिखोगे, ऑडियंस को पसंद आएगी, वो आपको मेडल देंगे या शाबाशी देंगे, तो वही आपकी असली अचीवमेंट है। तो वहाँ से फिर धीरे 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 कवर अप किया। सर, ये चीज़, एक चीज़ समझाइए, क्योंकि जैसे बाकी नए लोग शायद ना समझते हैं, लेकिन जो प्रोफेशन है वो समझते हैं कि राइटिंग एक बहुत बड़ा वास्ट है। इसमें नॉन फिक्शन है, फिक्शन है, इस रियलिटी शोज़ हैं, फिर स्टोरी राइटिंग है, फिर स्क्रीन प्ले है, फिर डायलॉग तक आ जाता है। तो जब आपकी शुरुआत थी या जब आप आए थे, तो आप किस क्षेत्र की तरफ आए थे या कैसे कैसे आगे बढ़े चीज़ों को? देखिए साहब, सबसे पहली जो बात है, जब इंसान, पहले जो मैं मानता हूँ कि हमको ये जानना कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरी कोई ऐसी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं थी, या आजकल के स्कूलों में जैसे राइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है किस किस तरह के राइटिंग्स होते हैं, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग थी नहीं। तो सीखने के लिए गुरु भी चाहिए थे, ठीक है। पर जैसे मैंने कहा, लोगों ने पहचाना कि हमारे अंदर लिखने की क्षमता है। जैसे मैंने बोला, शैल जी का नाम बताया मैंने कहा कि उन्होंने ये पहचाना कि मैं कविता लिख सकता हूँ, तो कविताएं लिखी। फिर प्लेस लिखे, तो वहाँ के कुछ ऐसे साथी मिले रेलवेज़ वाले जो कहते थे नहीं यार तुम प्लेस लिख सकते हो। हमारे एक हिंदी ऑफिसर थे, राजेंद्र गुप्ता जी, मुझे याद है, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे कि नहीं राजेश, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, आप लिखो लिखो लिखो। मैं कहा अच्छा। सो वो ऐसे करते करते, और एक चीज़ है कि आज के समय में मैं और तब की में जो डिफरेंस ये था कि उस समय सिर्फ एक फ़िल्म होती थी सिर्फ, क्योंकि हर इंसान मुंबई में फ़िल्म बनाने के लिए आता था, फ़िल्म लिखने के लिए या फिल्म एक्टिंग, डायरेक्शन, व्हाटएवर। फिर कोई मतलब दूरदर्शन में जब बुनियाद वगैरह ये सब सीरियल आए, तो लेट 90s और 2000 में एक्चुअली टेलीविज़न शुरू हुआ। तो उस समय तो गिने चुने राइटर्स होते थे, जो बड़े दिग्गज राइटर थे, जो लिटरेट राइटर हुआ करते थे, वो लिखा करते थे। तो उसके बाद फिर ये सबसे पहले ZTV आया, जिन्होंने ये मतलब लेखन जो सीरियल शुरू किए, तारा वगैरह ये सब शुरू हुआ। तो ये टेलीविज़न का जो क्या नाम, जो वेव आई थी, ये मतलब लेट 90s में, 97 98 में शुरू हुई थी। तब तक लोगों का जो रुझान था, लोगों की जो मतलब झुकाव था, वो फिल्मों की तरफ ही था, तो फिल्में लिखते थे। तो एक ही प्लेटफॉर्म था।
तो फिल्मों के लिए कैसे लिखना है, उनके लिए एक राइटर सेट, बैच ऑफ राइटर सेट होता था। उसके बाद टेलीविज़न आया तो जैसे कलाकारों की ज़रूरत पड़ी, मतलब और जितने भी स्टाफ होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ी, वैसे ही लेखकों की ज़रूरत थी। डेली सोप का कल्चर आया। डेली सोप का कल्चर मतलब रोज़ आपको एक एपिसोड लिख के देना। अब उस समय एक टाइम पे 15, 20, 30 सीरियल एक साथ चलते थे। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि रोज़ आपको लिखना है, तो लेखकों की ज़रूरत पड़ी। तो लेखक जो अपने आप को जानते थे, पहचानते थे, वहाँ से कन्वर्ट होने लगे टेलीविज़न की तरफ। मतलब कोई किताबें लिखता था, कोई जैसे मैंने कहा प्लेस लिखता था, कोई गाने लिखता था, वो सब टेलीविज़न की तरफ आने लगे। तो एक पैटर्न बना, जो एक ऑटोमेटिक पैटर्न बना, जो वहाँ के जो चैनल के हेड्स होते थे या चैनल की टीम्स होती थी, वो एक पैटर्न सेट करती थी कि टेलीविज़न ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कि एक एपिसोड 22 मिनट का है तो उसके अंदर ब्रेक आएगा, एक स्टोरी होगी, फिर उस स्टोरी का एक स्क्रीन प्ले बनता है, स्क्रीन प्ले का फिर डायलॉग बनेगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें टेलीविज़न में आपको पता होती हैं कि मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको एक कमरे के अंदर शूट करना है, एक कमरे के हिसाब से लिखना है, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उनके लिखना है। तो ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग का प्रोसेस हमारे समय में, ये मतलब जैसे जैसे हम काम करते चले गए वो लर्निंग हमको मिलती चली गई, और वो अब धीरे धीरे मतलब अगले 10-12 साल में वो एक पैटर्न सेट हो गया कि टेलीविज़न या डेली सोप्स ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, अब टेलीविज़न बन गया, एक पैटर्न सेट हो गया। अब देखिए कि सब एक ही तरह का पैटर्न होता है, जो क्योंकि उसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें मतलब फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है, और टाइम सबसे बड़ी बात है, टाइम कि आपको हर रोज़ एक एपिसोड कंप्लीट भी करना है। तो लेखन वैसा हमने सीखा। फिर जैसे अभी आपने कहा कि उसके बाद आए आपके क्या नाम है, टॉक शोज़ आ गए, या फिर रियलिटी शोज़ आ गए, डांस शोज़ आ गए, मतलब एंटरटेनमेंट बढ़ता गया। फिर उनके लिए एंकर की स्क्रिप्ट्स बननी शुरू हुई। फिर वो हमको बोला गया कि सर एंकर क्या बोलेगा, तो वो एंकर क्या बोलेगा वो कभी कभी डिपेंड करता था कौन एक्टर है जो एंकर है, उसके हिसाब से उसकी खूबियाँ बाहर निकालने के लिए लिखा जाए, वैसे लिखते चले गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, फिर टेलीविज़न में एक रेवोल्यूशन आई जब लाइफ ओके चैनल आया, और फिर सोनी पे क्राइम पेट्रोल वगैरह शुरू हुआ, जब क्राइम शोज़ आने लगे। अब क्राइम शोज़ जो थे वो रियलिटी स्टोरी पे बेस्ड होते थे। तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन नहीं कहूँगा, मतलब एक मापदंड होता था कि सर ये कैरेक्टर है, इसने ये क्राइम किया, इस एटमॉस्फेयर में हुआ, और ऐसे ऐसे ये सॉल्व हुआ, तो वो हमको मिलता था। तो उसके हिसाब से हमारी जो लेखन था हमारा, उसके हिसाब से ढलना शुरू हो गया। फिर क्राइम शो सीखा कि कैसे लिखा जाए, और उसके बाद फिर अब आजकल फिर डिजिटल का ज़माना आ गया, चीज़ें फास्ट होने लगी। फिर चीज़ें जब फास्ट हुई तो फिर हमने मतलब उस चीज़ को अपनाया। अभी आजकल मतलब आज जैसे आप देखिए, आजकल माइक्रो ड्रामा का ज़माना है, 2 मिनट के अंदर एक एपिसोड कहते हैं। आजकल मैं माइक्रो ड्रामा भी लिख रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को हर समय, हर वक्त के साथ, हर पीढ़ी के साथ इवॉल्व किया है। तो ये क्यों मैं आपको इसलिए भी ये चीज़ बता दूं, क्योंकि ना इंडस्ट्री में ना एक टैग लग जाता है, ये बड़ा वो है कि भाई ये टीवी के राइटर हैं, ये वेब सीरीज़ के साथ हैं। लेकिन बेरी साहब एक वाहिद एक ऐसे लेखक हैं, ऐसे राइटर हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट पे लिखा है, और जो भी लिखा है वो हिट लिखा है। सर राजेश बेरी को राजेश बेरी की पहचान कहाँ से मिली? भाभी सीरियल से, या उससे पहले मिल चुकी थी? देखिए सर, ऐसा है कि मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड था रेलवेज़ का था, मतलब हम नौकरी करते थे। नीचे वाले हमको गुड मॉर्निंग सर कहते थे, हम सब ऊपर वाले को गुड मॉर्निंग सर कहते थे। तो ये कल्चर होता है उसका, जिसके अंदर ना मतलब आपकी अपने लिए कोई स्पेस होती नहीं है। तो वो हैबिट थी हमको। तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कभी कि मतलब मेरा नाम जाना जाए, राजेश बेरी। इसलिए आज मतलब जो आप आए हैं मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं कभी ना कोई पार्टीज़ में जाता हूँ, ना इंटरव्यू देता हूँ, ना जहाँ ही न्यूज़ में अपना नाम चाहता हूँ। और राइटर्स के साथ होता ही ऐसा है कि ऑडियंस एक्चुअली राइटर्स को क्यों देखना चाहती है, वो तो उनके बनाए हुए किरदारों को देखती है, हीरो हीरोइंस को, एक्टर्स को देखती है। सो राजेश बेरी, मैं जब भाभी लिख रहा था तो ऐसे ही एक दिन मतलब UTV के लिए तो उनका सबसे बड़ा शो चलता था शांति, जिसके कुछ 700 एपिसोड हुए थे उस समय में। इतने ही एपिसोड बहुत होते थे। तो
मेरा पहला टारगेट था, से बड़ी खुशी मिली। तो रोनी स्क्रूवाला जी ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा जो सीरियल चला है वो शांति, मैंने कहा सर उससे आगे लेके जाऊंगा। तो पहला जो पड़ाव था मेरी लाइफ का, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि मैंने 700 क्रॉस किया। तो यानी कि उनका लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल बन गया भाभी। मैं बहुत सारे सीरियल्स बनाए थे मुझे। उसके बाद फिर वो मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, तो मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर वो घुमा लिया 1000 एपिसोड्स। तो वो एक आइकॉन सा घूमता रहता था। फिर 1000 टच किया, वो एक लैंडमार्क बना। तो और इसमें क्या मैं क्यों लैंडमार्क कह रहा हूँ, क्योंकि इसके स्टोरी, स्क्रीन पर डायलॉग्स और लिरिक्स सब मैं लिखता था खुद ही। उस समय असिस्टेंट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं होते थे। और मतलब मैं बताऊँ आपको कि 400 या 450 एपिसोड तक तो मैंने हाथ से लिखा, लैपटॉप तो बाद में आए थे। तो मैंने वो भी दौर देखा है कि लैपटॉप मतलब राइटिंग मतलब पेन टू लैपटॉप में कन्वर्शन जो किया मैंने। फिर 1350 1400 हुए। फिर हमारे यहाँ पर एक हमारे एसोसिएट होते थे, हमारे साथ काम करते थे, नितिन शुक्ला। तो उन्होंने बोला कि सर इतना किसी ने लिखा नहीं है, आपका नाम तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार नितिन, क्यों तुम ऐसे? नहीं सर आएगा। तो मुझे ना कुछ उसके बारे में पता था, ना ही मुझे इसका कोई ऐसी इच्छा थी, पर उन्होंने कोशिश की और वो आ गया। तब जाके पता चला नहीं यार, अच्छा राजेश बेरी को लोग जानते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 32 से 37 सीरियल्स लिखे। और कहूँ तो 15-16 हज़ार एपिसोड्स के आसपास लिख लिए हैं मैंने अभी तक, जिसमें फिर क्राइम शो है। फिर मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने कॉमेडी भी लिखा, आज नहीं लड़ना, सोनू स्वीटी, सोनी महिवाल, सोने के लिए, थ्रिलर लिखे हैं। और उसके बाद आपके इमोशंस हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक टैग है कि ये टेलीविज़न का राइटर है या ये मतलब इमोशनल शोज़ का राइटर है या थ्रिलर का राइटर है, लेखक होता है। वो आप अपने आप को कुछ सिचुएशन में ढाल के अगर वो चीज़ अपने पेपर पे या लैपटॉप पे ले आते हो तो आप फिर लेखक हो। फिर आप मतलब मशीन नहीं हो यार। वो तो चैट जीपीटी भी कर देता है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मौका मिला हमको, फिर मैंने फिल्में लिखी, फिर मैंने ओटीटी आए जब, तो मैंने स्टेज ऑफ सीज लिखी, तो ओटीटी भी लिखा। फिर फिल्में, सरबजीत फिल्म थी जो मेरी, उसमें रिसर्च वर्क वगैरह किया, लिखा सारा, मतलब उसके सारा पूरा का पूरा मतलब सेटअप की सारी फिल्म मैंने की थी। अभी और 4 फिल्में हैं जो लाइन में हैं, जो लगी हुई हैं। तो ये बताइए कि एक भाभी सीरियल की राइटिंग एक अलग है, जब आप रियल स्टोरी यानी क्राइम स्टोरी को जब फिक्शन में करते तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेखक के पास में आती है कि वो जो असली कहानी है उसका मैसेज भी चला जाए और असली जो कैरेक्टर है, एसएनपी की जो गाइडलाइन है वो भी ना आए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था और इसको किस तरह से आपने काम किया? देखिए चैलेंज, जब आप नई चीज़ कोई करते हो तो चैलेंज तो होता है। आप ड्राइविंग सीखते हो तो आप दूसरों को ड्राइव करते हो देखते हो तो बहुत आराम से चलाता है, लेकिन जब आप खुद ड्राइव करते हो तो आपको एक टीचर होता है जो आपको ड्राइविंग सिखाता है, फिर आपको बताता है क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है। तो ये पहले चैलेंजेस आते हैं। तो इसी तरह से कोई भी नया फील्ड में आप लिखो तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। और हाँ, ये चैलेंजेस इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो लेखक होते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम सबको समझना चाहिए कि हम जो लिखते हैं वो समाज में जाता है, राइट। वो समाज में जाके उसको जो सोसाइटी है, जो हमारी जो यंग पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी, उसको ऑब्जर्व करती है। तो हम कैसा समाज बना रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मतलब रामायण और महाभारत की बात करूं या ऐसे ग्रंथों की बात करूं, तो उनको जब हम फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हमारे संस्कार वैसे बनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी लिख रहे हैं देखें कि उससे कहीं सोसाइटी में कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब जब ये सोच लेके चलते, ऊपर से क्राइम शो, ठीक है। तो अब क्राइम शो है कि अब कई शोज ऐसे ही लिखे जाते हैं कि ये दिखाने के लिए कि क्राइम कितनी क्रूरता से किया गया, ठीक है। यानी कि मैं जब भी लिखता था मेरी कोशिश रहती थी कि मैं किसी को सिखाऊं नहीं कि क्राइम कैसे किया जाता है, बट उससे ये सीख मिले कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा।
ये एक थॉट बहुत ज़रूरी थी। और उससे क्या है कि बचा कैसे जाए। और दूसरी बात है कि अपने मन से, क्योंकि क्राइम जो है सर यहाँ से शुरू होता है, दिमाग से। और हम जब तक उस दिमाग को साफ नहीं करेंगे, वो प्रदूषित रहेगा, तो आप मतलब दिमाग क्राइम की ओर बढ़ेगा। तो मेरी कहानियों में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्राइम को दिमाग की जड़ से ही ख़त्म करने की कोशिश करूँ, ऐसी सोच दूँ कहानियों मनोरंजन के साथ साथ। तो मैंने ऐसा किया। और हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हम जो रियल न्यूज़ लेते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं जिन्होंने क्राइम को रिपोर्ट किया होता है, उनसे बातचीत होती है हमारी। फिर कभी कभार पुलिस वालों से बातचीत होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, ताकि जो कहानी है, जो घटना है, वो एज इट इज़ ऑडियंस तक पहुँचे। उसमें कहीं कुछ, हाँ, हम उसमें मसाला डालते हैं, फिक्शन डालते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो ठीक है, लेकिन जो उसका जो मूल, जो उसका जो उसकी जो सुर है, वो नहीं बदलना चाहिए, ताकि कहीं किसी को कोई हम गुमराह ना कर दे। ये ध्यान थोड़ा रखना होता है। सर एक ये भी बता दीजिए कि कोई टोटका, कुछ ताबीज़ करते कि आपके सारे सीरियल हिट कैसे होते थे, रेटिंग बढ़ी आती थी? अरे नहीं सर, नहीं, ये तो मैं खुद गवाह हूँ कि भाई जो आपने स्टोरी लिखी वो हिट हो गई चीज़। सर देखिए, सबसे पहले ना एज ए लेखक ना, मैं जैसे बताऊँ आपको कि मैं अभी, जैसे आप मुझे दिल्ली में मिले हैं, मैं ऐसे क्लोज एसी रूम में बैठ के नहीं लिखता। कि मेरा मानना है, अगर मैंने हिंदुस्तान को नहीं जाना, अपने देश को नहीं जाना, अपने देश के लोगों को नहीं जाना, मैं उनके बारे में उनके लिए नहीं लिख सकता। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने देश के, अपने आसपास के लोग, हमारे देश के लोग, मतलब चाहे मैं उनको पहचानता हूँ या नहीं पहचानता हूँ, उनको जानूँ, उनकी आदतें जानूँ, उनकी मतलब मैं इन शॉर्ट में इस तरह से समझाऊँ आपको कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, या मैं किसी की भलाई करने के सक्षम नहीं हूँ। मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, पर मेरे हाथ में एक ताकत है लिखने की। तो क्या मैं अपने लेखन से किसी का थोड़ा सा, चाहे मनोरंजन है, चाहे उसको सीख है, चाहे उसको कोई मार्गदर्शन है, अगर दे सकता हूँ तो क्यों ना दूँ। पर उसके लिए मुझे उसके घर जाना पड़ेगा कि भाई तेरी तकलीफ़ क्या है, इस या तेरा को अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है। यानी कि ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें हमको उन लोगों से, उनके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, उनके बारे में लिख कैसे पाएंगे। तो मैं हमेशा हर साल ऐसे ही, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि जब मैं रेलवेज़ में था तो पास होता था हमारा, तो तब ये लेखन के ख्याल तो आते थे, तो क्या करें क्या करें। तो जब कभी मतलब मिसेज़ हमारी मायके आई हुई हैं, हम अकेले हैं, तो नॉर्मली लोग क्या करते, लड़के क्या करते थे, पार्टी कर रहे हैं, है ना, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। मैं सर ट्रेन पकड़ता था, ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी है, पैसेंजर ट्रेन पकड़ता था। ट्रेन पकड़ के जहाँ मेरा दिल किया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग अच्छे लग रहे हैं, दुकानें अच्छी लग रही, मार्केट अच्छी लग रही है, मैं स्टेशन पे उतर जाता था। और उतर के ना, या तो रेलवे के रेस्ट हाउस मिल जाते थे, नहीं तो कोई सराय मिल जाती थी, बाज़ारों में घूमता था, लोगों से बात करता था, वहाँ क्या खाना पीना, चाय कचौरी, ये सब। तो उसकी वो आदत मुझे ऐसी पड़ी हुई है कि मुझे जगह जगह जाके अलग अलग लोगों से मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग मुझे प्रेरणा देते हैं उनके लिए कहानियाँ लिखने के लिए, उनको जानने के लिए। अभी उसके बाद फिर वक्त पता, जैसे आज भी हूँ, मैं हमेशा लॉकडाउन के बाद मैं और मेरी मिसेस हम कार में बैठते हैं, एक रैंडम सा गूगल पे टूर बनाते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं, बस गाड़ी उठा के हम चल देते हैं। आप मेरी गाड़ी देखिए, पूरा जैसे घर बना हुआ है, पूरा किचन विचन सब उसके अंदर है। तो हम चल देते हैं, और जहाँ रात होती है, कोई अगर रिश्तेदार वहाँ दोस्त रहता है, उनसे मिलते हैं, उनसे समय बिताते हैं, नहीं तो कोई रास्ते में होटल मिला, उसमें रात रुक के फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जीते जी लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। जब वो हमसे बातें करते हैं तो वो हमको प्रेरणा देते हैं उनके लिए कहानियाँ लिखने की। और जब उनके लिए आप कहानियाँ लिखोगे, जैसे कहते हैं ना, सेवा भाव जब रखोगे, तो कहानी हिट होगी। बिल्कुल, और ये तो सबने देखा है और सब जानते हैं। सर एक चीज़ और भी बताइए, आप जब लिखते हैं तो
करेक्टर, किसी करेक्टर के अंदर जाकर लिखते हैं कि राजेश बेरी बनकर लिखते हैं? और दूसरा, जब आप करेक्टर के अंदर कर चले जाते हैं तो उसमें जाना और निकलना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है? देखिए, सबसे पहले तो हैदर साहब, मैं ना ये कहूँगा कि मैं नहीं लिखता, ये तो माँ सरस्वती आती है, मुझे आशीर्वाद है। मतलब कभी कभी तो मैंने जो लिखा हुआ, अपना लिखा हुआ जब देखता हूँ तो मैं अरे हैरान हो जाता हूँ, मैंने लिखा था। फिर मैं मान नहीं, ये तो माँ सरस्वती आके लिखती है। और बाकी देखिए, जो इस समय में जो तकनीक मैंने सीखी है एक लेखन की, कि लेखन कैसे होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक अच्छी कहानी कहने के लिए सबसे पहले आप किरदार तैयार कीजिए। जो भी किरदार, आपने मेरी स्क्रिप्ट्स कई देखी होंगी, उसमें आपको फोटोग्राफ्स मिलती होंगी, वो मेरी एक इमेजिनेशन होती है कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। जब वो ऐसा दिखता है तो मुझे वो किरदार बार बार दिखने लग जाता है और मैं फिर उसका अधीन हो जाता हूँ। तो राजेश बेरी नहीं रहता, मतलब ये तो राजेश बेरी का नाम आ जाता है। राजेश बेरी तो लिखता ही नहीं है सर, ठीक है। वो किरदार थोड़ी देर बाद मुझसे बातें करने लगते हैं, और ये फैक्ट है। मतलब कोई लगता है कि अरे यार तुम तो पागल हो, कोई बोलता है तुम तो ऐसी बातें करते हो, उन्हीं किरदार मेरे से बातें करते हैं, क्योंकि किरदार मेरे ही क्रिएट किए हुए हैं। जैसे वो AI के कैरेक्टर्स से समझ लीजिए, वो मेरे क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स हैं। फिर वो मुझसे बातें करते हैं, फिर मुझसे पूछता हूँ, रामलाल जी आपने खून किया था? हाँ सर। कैसे किया था? फिर रामलाल बताता मैंने ऐसे किया था। अच्छा चलो मैं लिखते हैं। चलो हाँ लिखो। उस वक्त तुम्हारा झगड़ा हुआ था? रामलाल कहता झगड़ा हुआ था। तो ये एक थॉट है, बट ये मेरी एक प्रैक्टिस है। फिर वो किरदार मेरे से बातें करने लग जाते हैं। कोई भी कहानी आप लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बनाइए। जब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बन जाते हैं तो आपको फिर खुद अपनी कहानी कहने लगते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ये कहानियाँ ऐसे बनती हैं। सर एक चीज़ ये भी समझाइए हमारे नए दर्शकों को, आपने इतना समय देखा है, लेखन लिखा है, और इस बीच देश में भी कई चीज़ें और इंटरनेशनल भी कई घटनाएं होती रहती हैं। कई सही होती हैं, कई गलत होती हैं, कई एक पक्ष की होती हैं, कई दूसरे पक्ष की होती हैं, कभी दंगे हो जाते हैं, कई फसाद हो जाता है। ये सब जो समाज में हमारे चल रहा होता है, ये किसी लेखक को कितना असर करता है? सब बहुत करता है, क्योंकि देखिए लेखक जो होता है ना, मैंने जैसे कहा कि ये इमोशनल होता है और ज़्यादातर इमेजिनरी कैरेक्टर्स के साथ जीता है। और इमेजिनरी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो उसको आसपास से मिलते हैं, टेलीविज़न से, न्यूज़ से, उसके घर में, ये वहाँ से मिलते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके घर का, आपके माहौल, आसपास शहर का, आपके देश का माहौल कैसा है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत बार नोट किया है कि जब भी कोई अप्रिय घटना होती है तो मेरे लेखन के अंदर वो दिखने लग जाता है, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, क्योंकि वो किरदार मेरे अंदर आके बात करते हैं मुझसे। और अगर कोई बहुत वर्ल्ड कप जीत गए हों तो मतलब खुशी का कोई माहौल होता है तो उसमें मतलब लेखन बदल जाता है। मैं अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अभी मैं एक शो लिख रहा था, माइक्रो ड्रामा। तो ये चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले की बात है। तो एक ड्राफ्ट लिख रहा था मैं, ब्लास्ट हो गया। मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, न्यूज़ कौन देख रहा है? राजेश बेरी देख रहा है। न्यूज़ देख रहा हूँ। दूसरे दिन मैं बैठा, मुझे वो ड्राफ्ट पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा नहीं यार, मैंने ये नहीं लिखा, मुझे ऐसा लिखना चाहिए था। यानी कि क्या, उस हादसे से यहाँ पर इफेक्ट हो गया। मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। तो जब वो ड्राफ्ट 2-4 दिन बाद जब ये सेटल हुआ तो मैंने उस ड्राफ्ट को फिर से पढ़ा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिप्रेसिंग है, बड़ा नेगेटिव सा हो रहा है। नहीं, मैंने चैनल फ़ोन किया, नहीं सर ये मत लीजिए, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको। तो यानी कि क्या, जो हालात होते हैं, जो माहौल होता है, वो हमको डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि देखिए मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। जो मतलब न्यूज़ के माध्यम से जो हमारे साथ कहानियाँ पहुँचती हैं, जो बातें पहुँचती हैं, वो वास्तविकता में आम जिंदगी में नहीं होती हैं सब। बिल्कुल वो नहीं होती हैं, क्योंकि हम तो सबके साथ वैसे ही जीते हैं, वैसे ही खाते पीते हैं, वैसे ही हंसते खेलते हैं। ये ना जाने क्यों हमको न्यूज़ दिखा के हमारे दिमाग में डाला जाता है, और फिर वो दिमाग में आता भी है बात। तो डेफिनेटली इन बातों से एक लेखक के दिमाग को फ़र्क पड़ता है। सर एक चीज़ ये भी बताइए, क्योंकि जैसे नए लोग हैं वो हैं, तो एक ईगो आ जाता है, एक अहम आ जाता है। हमने आपको देखा है कि आप इतना एक्सपीरियंस हैं, आप चैनल में जाते हैं, चैनल में जो क्रिएटिव्स होते हैं, नए लोग होते हैं, MBA करके आते हैं,
तो उनको कन्विंस करना और उनकी बातों को लेना, इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, उसका एक ही जवाब है, बदलाव। आप जिसके साथ सर्वाइव अगर आपको करना है, तो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, आपको खुद को, अपने आप को वैसा ढालना होता है। और ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैंने अपने आप को हमेशा बदला है। मैं बदलाव के साथ, बहाव के साथ चला हूँ। और उसके सबसे बड़े कारण है एजुकेशन है, मेरे अपने बच्चे, मेरी 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। और वो मेरे टीचर्स हैं अब घर के अंदर। ठीक है, देखिए अब मैं जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जवान था, यंग था, तो मेरे टीचर मेरे माँ बाप होते थे, मेरे सास ससुर या बड़े बुजुर्ग जो होते थे। ठीक है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो वाइफ, उनके आसपास के लोग, ये टीचर बने। फिर और बड़ा हुआ तो बच्चे बड़े हुए, फिर धीरे धीरे बच्चे टीचर बने। क्योंकि ये आपकी ऑडियंस है जो बदलती जा रही है। आप इसको अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि आज ऑडियंस को ना, आज जो मेरे बच्चे हैं वो ऑडियंस है, उसकी उम्र के वो ऑडियंस है, तो वो मेरे गुरु हो गए। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है। जब मैं उनको फॉलो करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उन्हीं की उम्र के बच्चे मुझे वहाँ मिलते हैं। तो उनके हिसाब से मैं हमको किसी को कन्विंस नहीं करना है साहब, हमको खुद को कन्विंस करना है कि हमको बदलना है। अगर हमने ये मंत्र अपना लिया तो आप चलते जाएंगे। सर, अब आपने टीवी लिखा, फिल्म लिखी, वेब सीरीज लिखी, ये सब जो लिखने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक टैग हो जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अलग जो एक लिटरेचर की दुनिया है, वो इन लेखकों को, टीवी और इनको एक अलग नज़र से देखते कि भाई ये तो एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन आपने जब ये इमरान चाचा कहानी, ये सब कहानी, इस वाले लेखन में किस तरह से आप एंट्री की और क्यों आपको ज़रूरत लगी कि ये किताबें लिखनी चाहिए? क्योंकि आपका तो अच्छा खासा चल रहा था, और मुझे जो जहाँ तक है इसमें कुछ इनकम विनकम भी नहीं होती, ये सब चीज़ों के खर्चे ही ज़्यादा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समाज, हमको ये सोसाइटी देती है, तो हमारी ड्यूटी बनती है टू रिटर्न बैक, किसी भी तरह से जो भी आप कर सकते हैं। और मेरे को इंडस्ट्री ने बहुत दिया, मतलब अच्छा इज्जत, नाम, पैसा सब दिया, तो अब हमको उसको रिटर्न करना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी सोच नहीं रखता, मैं सोच भी नहीं सकता कुछ बड़ा करने की। लेकिन एक चीज़ मैंने सोची कि कहीं ना हमारे मित्र थे जो अभी रेड ग्रैब बुक्स के हैं, पराग अग्रवाल जो पब्लिशर हैं, उनसे मुलाकात हो गई। तो जब देखा इतनी किताबें, मतलब लोग लिखते हैं, छपती हैं, पर किताबों का कल्चर कहीं कहीं लुप्त होता जा रहा है कि लोग आजकल कहानियाँ मोबाइल पे पढ़ना पसंद करते हैं। पर किताबों की खुशबू, किताबों की बात कुछ और थी, जो आप भी जानते होंगे कि किताब लेके ट्रेन में चले जाना, किताब लेके छत पे धूप में पढ़ना, और किताब एक साथी थी और उसको मोबाइल खा गया। ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो आपकी तन्हाई में आपकी साथी हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं बैठकर सिसक रही है, रो रही है, क्या मुझे कोई नहीं पूछता जैसा, या मैं उसकी मतलब अहमियत कम होती जा रही है बिकॉज एक सुंदर सी मतलब किंडल या दूसरे वो ऐप आ गई है। तो ऐसा दिल में आया कि नहीं यार, मैं अपने पीछे इस पहचान को तो छोड़ के जाना चाहता हूँ कि मैं भी किताब मैं लिखता था, लिखी हैं किताबें। तो उसके बाद फिर हमने पहली किताब जो थी मैंने ये शुरू की तेरे बगैर। अब पहला किताब ऐसी कहानी थी कि मुझे कहानी पता नहीं थी कि क्या लिखूं किताब में, क्योंकि किताबें पढ़ी तो बहुत थी पर लिखना उसको, तो आजकल तो चलो आपका प्रूफ रीडिंग चैट जीपीटी करते, तब तो प्रूफ रीडिंग भी बैठ के आपको करनी पड़ती थी। तो हमारी मिसेस थी, वो मतलब जो संस्कृत की टीचर हैं, तो वो प्रूफ रीडिंग करती थी। तो मैंने फिर ये कहानी लिखी, भाभी के ऊपर ही आधारित थी, क्योंकि मेरे पास एक कहानी तो थी। मैंने कहा यहाँ से शुरुआत करते, तो वहाँ से शुरुआत की। पहली किताब लिखने में थोड़ा सा समय लगा, मतलब काफ़ी, एंड मतलब पराग साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मतलब पेशेंस रखी मेरे साथ, मतलब कई बार भेजा, वापस भेजा, नहीं इसको ऐसे ठीक कीजिए, उनकी टीम ने भी ठीक किया। तो पहली किताब हमारी बड़े अच्छे से अब मेहनत के बाद बनी। पहली किताब बनने के बाद फिर थोड़ा हौसला आ गया, फिर उसके बाद फिर हमने बाकी किताबें लिखनी शुरू की, 12-13 किताबें अभी लिखती हैं। फिर उसके बाद मज़ा आने लगा
कि कहानी लिखने का, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि आपको चैनल में जिस तरह से आप कहानी लिखते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जैसे चैनल बोलते हैं ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। इसमें अपने मन की आप बात है, आप कभी भी किसी की तरह से इसको कह सकते हैं। तो और नॉर्मली भी क्या है, जब मैं सरबजीत फिल्म लिख रहा था तो उस वक्त मतलब काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे मुझे। मैं उनके गांव जाता था, मेरे को 3 साल लगे उनके साथ ये फिल्म तैयार करने में। और वहाँ के किरदार, वहाँ के लोग, नए नए लोग ऐसे मिलते थे, नई नई बातें पता चलती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये हमारे देश में बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से लोग हैं जो कहानियाँ खुद की कहानी है, पर हमारे पास उसको कहने के प्लेटफॉर्म कम है। कि आप बिल्कुल फिल्म या टेलीविज़न पे चले जाइए तो रिस्ट्रिक्टेड है, और वो भी उतनी है जो उनकी ज़रूरत है उस हिसाब से लिखते हैं। सो बट ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ जिस पे मैं अनंत कितना भी मैं लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, पैसे जैसे मैंने कहा कि हमको सोसाइटी को रिटर्न भी करना है तो पैसे अपने लगते हैं इसमें, तो कोई बात नहीं। बट फिर मैंने फिर ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिनके बारे में मुझे कहानियाँ पता चली, जो उनकी कहानियाँ कोई कहना नहीं चाहता या वो पहुँचे ही नहीं है मतलब सही फिल्म मेकर्स के पास, तो उनकी कहानियाँ फिर मैंने लिखी। एक है चंद्र प्रकाश वोरा और दूसरे हैं इमरान चाचा। ये चंद्र प्रकाश वोरा हैं, ये इमरान चाचा है। सर एक चीज़ बताइए, आपको जब गुस्सा या नाराज़ होते हैं तो वो अपने घर पे निकालते हैं, सड़क पे निकालते हैं, या अपने करैक्टर कहानी पे निकाल देते हैं? देखिए ऐसा है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है आपने पूछा है। मतलब ये वही बात होगी, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई अब घर में जब झगड़ा होता है तो यहाँ से शुरू करते हैं। घर में झगड़ा होता हर एक घर में होता है। तो मिसेस हमको बोल देती हैं कि मैं कोई आपकी कहानी की किरदार नहीं हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में मेरा गुस्सा किसी किरदार पर था जो मेरा ही बनाया हुआ था। ठीक है, उसको मैंने स्वरूप दे दिया बच्चे का या पत्नी का या किसका, तो और वो उस पर निकला या दोस्त का इस पर निकला। ये मेरे साथ बहुत होता है। हमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। नॉर्मली कभी गुस्सा होता है, किसी से झगड़ा हुआ, मुझे बाद में पता चलता है मैं क्यों गुस्सा हुआ था, किस बात पे झगड़ा हुआ था। और ये ना खास करना मैं अपने बता रहा हूँ, मैं बाकी लेखकों के बारे में जानता नहीं। ऐसे लेखक को इतने साल लिखने के बाद ना कभी कभी ऐसा लगता है कि अननेसेसरली किसी पे बहुत प्यार आ गया। वो भी हैरान होता है कि यार इतना दरिया दिल क्यों हो रहा है मेरे ऊपर। फिर सडनली किसी पे गुस्सा आ गया, किसी पे क्या हो गया। फिर वो पता चलता है कि ना आपके दिमाग में ना इतने सारे किरदार घूम रहे हैं, आपको पता नहीं किस पे प्यार आ रहा है, किस पे गुस्सा आ रहा है, किससे शरारत करनी है, और वो एक रूप बन के किसी न किसी किरदार पर निकल जाता है। सर आपकी वेरी गुड स्टोरीज है, लोग सुन रहे हैं आपको। मैं आप लोगों को बता दूं कि राजेश बेरी साहब जितने अच्छे लेखक हैं ना, उतने अच्छे नरेटर भी हैं। जब हम लोगों ने तो इनसे बहुत सीखा है। जब ये सुनाते हैं ना कहानी, तो वो कहानी आपको सामने दिखने लगती है। अगर उनकी जो कैरेक्टर है वो आपको आ जाएगी, वो आपको छुएगी भी, मारेगी भी। इस तरह से नरेट करते हैं। सर अगर हमारे दर्शकों के लिए एक पैरा अगर आप सुना पाएँ इसका, तो लोग, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि राजेश बेरी साहब क्यों राजेश बेरी हैं आज इंडस्ट्री में। इमरान और कजन सुबह नाश्ता करके 8 बजे तिवारी जी के दफ्तर पहुंच गए। तिवारी जी ने देखा कि इमरान ने अपनी सफ़ेद नेकर और सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, सिर पे भूरे रिबन से बाल बंधे थे और हाथ में उनकी हॉकी थी जिसे वो हमेशा किसी प्रेमिका की तरह सजाकर उनके पास रखता था। इमरान की हॉकी के प्रति उसकी निष्ठा देख उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए सही शख्स को चुना है। तिवारी जी ने इमरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आइए मैं आपको आपका स्टेडियम दिखा देता हूँ। सर किसी प्लेटफॉर्म में आपकी हैं स्टोरी, कहाँ पर लोग अगर सुनना चाहें? मेरी कहानियाँ जो हैं सभी प्लेटफॉर्म्स में, मेजर प्लेटफॉर्म्स पे हैं। स्पॉटिफाई पे है, पॉकेट एफएम पे है, और मतलब ऐसे कई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में आप उसको दे सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। सर एक चीज़ और, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो नए लेखक हैं
लेखक जो है जैसे क्रेडिट बहुत कम दिया जाता है और साथ में पैसे का भी बहुत वो ज़्यादा चीज़ें हो जाता है। जो एक नया आदमी है, नया लेखक कर रहा है, तो वो किस तरह से इन सब चीज़ों को टैकल करे? अगर ये आप देखिए, ऐसा है हैदर साहब, आज के जो नए लेखक हैं बहुत होशियार हो गए हैं, और मतलब मुझे खुशी है कि वो बहुत स्मार्ट हैं। मतलब हमारे बच्चे भी हैं उसमें से, सो वो स्मार्ट है, वो बड़ा क्लियर कट रखते हैं कि सर ये काम करेंगे इतने पैसे मिलेंगे, इतना क्रेडिट मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो बहुत स्मार्ट है बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर वैल्यूज। हमारे समय में जब हम स्टार्ट किया था वो, तब ऐसा होता था कि शायद हमको लेखकों को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, और क्योंकि हमको तो मतलब साइक वर्ड गलत होगा, कि हमको तो ये समझा दिया जाता था कि भाई लेखक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डरा के रखा जाता था कि भाई देखो कहानी चलती जाएगी, कहानी एक्टर को देखने के लिए पब्लिक आती है, आप नहीं लिखें। टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कुछ ज़्यादा मतलब डिमांड किया या ऐसी कोई बात की तो आपको हटा दिया जाएगा। तो लेखक इतना डरा के रखते, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद उससे क्या होता है कि लेखक का जो 100% है कभी बाहर नहीं आता। और मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे हमेशा मेरे प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट मिला है, और लोग लड़े भी हैं मेरे लिए अगर कुछ ऐसी बात भी हुई है, तो इससे मैं अपना 100% दे पाता हूँ। बाकी ये नए लेखकों को तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी काम करो, आपके दिल में जो है वो ईमानदारी से लिखो, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच के हिसाब के जो माइंड्स हैं, वो इस देश में 150 करोड़ में, मतलब मैं दुनिया की बात भी करता हूँ, करोड़ों में से कुछ करोड़ आप जैसे हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, आपके लेखन को देखना चाहते हैं, और वही आपके ऑडियंस है और वही आपकी टीआरपी है। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। आप तकरीबन 10 किताबें लिख चुके हैं, तो अभी कुछ और भी लिख रहे हैं? हाँ, कुछ और भी लिख रहा हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो बड़ी अच्छी जो मुझे किताब लगती है वो है सीपी वोरा। सीपी वोरा, अब ये कहानियाँ आती कहाँ से मैं बताऊँ आपको। ये सीपी वोरा साहब कौन है सर? मैं एक्चुअल में ये लॉकडाउन के आसपास की बात है, तो 2018 की बात होगी। सो उस वक्त मैं एक फिल्म लिख रहा था तेनजिंग नॉर्गे के ऊपर। तेनजिंग नॉर्गे जो फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सारी बातचीत हो गई और हम फिल्म भी साइन हो गई, हम देहरादून गए, और देहरादून कह रहा हूँ मैं, हम मसूरी अपना दार्जिलिंग गए उनके मतलब बेटे से मिलने के लिए। तो मैं तेनजिंग लिख रहा था, तेनजिंग द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो फिल्म हमने साइन भी कर दी, सब कुछ रेडी हो गया। श्री नारायण जी डायरेक्टर थे, और मैं उनके साथ दार्जिलिंग गया उनके परिवार से मिलने के लिए। सब कुछ हो गया था, मैं सारी रिसर्च की, नेपाल गया, सब कुछ हो गया, स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई थी। फिर आई बात राइट्स लेने की उनकी फैमिली से। तो वहाँ पर कुछ फैमिली में उनमें कुछ थोड़ा सा मतलब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कुछ रीज़न था, तो उसको टाइम लग रहा था। तो मैं बहुत अपसेट हो गया, क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फिल्म लिखता हूँ, तो उसके लिए मैं अपना मतलब कई टाइम समय देता हूँ। तो काफ़ी समय दिया था, पैसे भी काफ़ी खर्च हो गए थे, तो मैं बहुत अपसेट हो गया। तो हमारे एक दोस्त हैं राजेश शुक्ला, आप भी जानते हैं उनको, वो आए, वो कहते यार मेरी तो उदास क्यों हो रहा है? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया। तो तब एक प्रोफेसर थे HMI में, दार्जिलिंग में, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उन्होंने मतलब देबू जी शायद नाम था, तो उनका फ़ोन आया कि सर क्या हुआ, आप फिल्म लिखने आए थे? मैंने कहा शायद सर बात बन नहीं रही, बिकॉज कुछ तो मतलब उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। तो कहते आप आइए HMI तो आइए। तो कुछ बात हुआ, एंड सडनली उन्होंने कुछ किया, मैं नहीं जानता, शुक्ला जी ने किया, मैं नहीं जानता। सडनली एक फ़ोन आया मुझे एक दिन, उनका नाम था मंजीत सिंह, कि सर वो मंजीव सिंह, कि सर वो आप तेनजिंग के ऊपर फिल्म लिख रहे थे? मैं कहा जी। कहते माई फादर वांट्स टू मीट यू। मैं कहा जी कौन है आपके पिताजी? कहते उनका नाम चंद्र प्रकाश हो रहा है। मैं कहा कौन है ये? कहते द फर्स्ट इंडियन सिविलियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सर मैं चंडीगढ़ दौड़ के गया,
उनसे मुलाकात की और हैदर साहब मुझे वहाँ जाके पता चला कि तेंजिंग तो इंडियन थे ही नहीं, जो आप जानते हैं। बिल्कुल। वो तो उनको सिटीजनशिप दी गई थी जब वो अचीव करके आए थे। जो फर्स्ट जो 9 लोग कैप्टन कोहली के अगुवाई में चढ़े थे, शास्त्री जी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके समय में जो, तो वो पहले इंडियंस हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़े थे। और उसमें से चंद्र प्रकाश वोरा जी जो सिविलियन है, बाकी लोग तो मिलिट्री आर्मी वाले थे, ये जूलॉजिस्ट है, तो ये चढ़े थे ऊपर और बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिविलियन। इनका किताब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इनकी फोटोग्राफ भी है। एंड दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट। और ऐसे ऐसी कई कहानियाँ हैं हमारे देश में दबी हुई छिपी हुई, जो हमारी प्रेजेंट जो जनता है वो भी नहीं जानती है और आने वाले जो यूथ है वो भी नहीं जानते हैं। ये कहानियाँ इस तरह की कहानी है कि ये जो लोग चढ़े थे, जिसके मैं कहता हूँ ये वो कहानी है जिस पे आज का देश खड़ा है, ये वो नींव है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी किताब हमने लिख दी है कि इसकी फिल्म बने। इट्स अ वेरी थ्रिलिंग स्टोरी। उस समय की कहानी है 1965 के, जब फर्स्ट इंडियन क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। तो उस समय कैसे क्या मुसीबतें होती थी। और इनकी एक ही लाइन में मैं किताब का सार ख़त्म कर दूंगा कि ये कहते हैं कि कोई भी देश, कोई भी ज़मीन आपको पहचान नहीं देती है, आपको ऐसे काम करने होते हैं कि आपके नाम से वो ज़मीन और देश जाना जाए। क्या बात है सर। अभी कोई फिल्म पे काम चल रहा है कि सर? ऐसा देखो, टेलीविज़न और फिल्म का तो यही है, आप जानते हैं। अब मैं कहूँगा मैं तो 4 फिल्में काम कर रहा हूँ, जब तक फिल्म आ नहीं जाए। अब फिल्म तो ये है ना कि आजकल तो आज हमारे देखिए दिक्कत पता क्या है हैदर साहब कि ना, आज हमारे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी के साथ क्या हुआ होगा बॉलीवुड में जब हम मुंबई आए, आज भी वही है जिसके पास जो एक्टर है, स्टूडियो है। अरे सर, मेरे पास अगर एक्टर और स्टूडियो होता तो मैं ही प्रोड्यूस करके मैं ही ना फिल्म का प्रोड्यूसर बन जाता। मुझे टी सीरीज की क्या ज़रूरत थी या फॉक्स की क्या ज़रूरत थी? मैं तो लेखक हूँ, बिल्कुल। मैं तो कहानी लेके और सबसे दिक्कत क्या बात है जो मुझे, मैं अभी थोड़ा सा ना, इसलिए आप किताबें भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कितने लोग हैं जो ना लोगों तक पहुँच नहीं पाते, ठीक है, जो फाइनल डिसीजन मेकर्स है, जिन्होंने फिल्म बनानी है, उसके बीच पे इतने सारे लोग मतलब बैठे हुए हैं जो, अब मेरी कहानी अगर साहब आप मालिक हो, आप प्रोड्यूसर हो, मुझे आप तक पहुंचना है, आपकी सोच में जानता हूँ कि मैं ऐसी फिल्म बनाओगे, आपके बीच में इतने सारे लोग बैठे होंगे तो आप तक कहानी पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। और फिर विल गेट बैक टू यू, वी विल गेट बैक टू यू, वी विल गेट बैक टू यू। सर यही एक टाइम है, फिर मैसेज करो, मैसेज का जवाब नहीं, मतलब फ़ोन का जवाब नहीं, मतलब तुमने मेरे से तो नहीं रिश्ता निभाना, साथ तो नहीं रहना ना, तो कहानी चाहिए। मैं तो कहानियाँ लिख के बैठता हूँ क्योंकि बिकॉज मैं बायोपिक्स पे ज़्यादा काम करता हूँ। अभी देखिए जैसे ये इमरान चाचा जी, ठीक है, अभी इनके बारे में बताऊँ कि एक दिन मेरे को एक मैसेज आता है, मैं देखता हूँ हॉकी द्रोणाचार्य ऑफ हॉकी फाउंड सेलिंग लोअर्स, मतलब द्रोणाचार्य जो हॉकी के द्रोणाचार्य जिनको हम मानते हैं वो पैजामे बेचते हुए पाए गए। तो किसी पत्रकार ने ये बड़ा अच्छा टाइटल लिखा था। मैंने कहा यार है तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इनसे मिलना चाहिए। तो हमने, हमारे एक मित्र हैं आकाश, उनको बोला भैया ये पता लगाओ, तो उन्होंने पता लगाया, तो हम गोरखपुर आ गए। तो सर इस इंसान से मिला सर, ये इंसान जो इमरान चाचा है ना सर, ये देश में एकता और अखंडता की मिसाल। ये इंसान 1970-75 में इन्होंने एक नारा दे दिया था कि बेटी खिलाओ और बेटी बढ़ाओ, ठीक है। ये कौन है, एक लाइन में आपको बता देता हूँ सर। ये मतलब एक बहुत ही गरीब मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, और मतलब जहाँ 7-8 भाई बहन थे इनके, तो एक ही होता था, पापा कहते नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। पर ये हॉकी से बहुत प्रेम था इनको। तो ये ध्यानचंद इनके गुरु हुआ करते थे, बहुत प्रेम था, तो हॉकी खेलते थे और इतना शिद्दत से हॉकी खेलते थे कि 3 दिन तक भूखे रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे, चने खा के ऐसी ज़िंदगी गुजार। तो इनका तय था कि ये मतलब
ध्यानचंद जी ने कह दिया था कि ये 1975 के जो ओलंपिक्स हैं मतलब उसका कैप्टन बनेगा, उस टीम के कैप्टन मेंबर भी। सब कुछ सही था, पर यहाँ इनके फादर ने और वहाँ पर एक और कैरेक्टर थे, उन्होंने पॉलिटिक्स खेल ली क्योंकि इनको सिक्योरिटी चाहिए थी, तो एफसीआई में नौकरी करवा दी। तो जब ट्रेनिंग का लेटर आया तो उनको लेटर नहीं मिला, और लेटर नहीं मिला, और ये मतलब वो लास्ट चांस था और इनका नाम नहीं आया, और इन्होंने मतलब इनकी सारी हिम्मत टूट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हॉकी भी एक दोस्त चेला था जावेद, उसको दे दी, सब हो गया। उसके बाद फिर एफसीआई में नौकरी कर रहे थे, स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिली थी, क्या करना, हॉकी सिखाना, वापस आना। तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि मतलब हर से झगड़ा लड़ाई। तो तब उनकी मिसेस थी अंजुमन, तो उन्होंने इनको समझाया कि आप खुद जो है नहीं हॉकी खेल पाओ, उसकी फ्रस्ट्रेशन सब पे मत निकालिए, अब दूसरों को सिखाइए। तब इन्होंने पता क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे, हॉकी सीखने वाले कहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ जो एफसीआई कॉलोनी की किसी क्लर्क की बेटी, वहाँ के पान वाले की बेटी, दूध वाले की बेटी, इन बच्चियों को इकट्ठा किया। उनके पास स्टिक्स नहीं थी, कुछ नहीं थी, अपनी तनख्वाह से हॉकी स्टिक, पैड वगैरह ये सब खरीद के उनको हॉकी सिखानी शुरू की गोरखपुर में। और सिखाते सिखाते 1990 के अंदर जो मैं डेट में एग्जैक्टली याद नहीं, जो एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर जो टीम सिल्वर मेडल लेकर आई थी उसमें से 8 लड़कियां इनकी सिखाई हुई थी। उसके बाद जितने बड़े बड़े नाम हैं, संजू ओझा, निधि खुल्लर, रीता पांडे, ये सब इनकी स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के इंडिया स्टार्स बनी। और इनको आज मतलब कोई नहीं पहचानता, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि हॉकी सिखाने के लिए आपको कोचेस तो मिल जाएंगे, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, पर अफसोस कोई गुरु नहीं है जो हॉकी पकड़ना सिखाए। और मैं इनको वो गुरु मानता हूँ, इनको हॉकी पकड़ना सिखाए। और मतलब मेरी कोशिश इस पे भी है कि ये अगर कहानी किसी अच्छे प्रोड्यूसर को समझ आए तो इस पे भी हम फिल्म बनाना चाहते हैं। और फिल्म का जितना भी जो भी उसका प्रॉफिट है, मैं चाहता हूँ कि इनको और इनकी फैमिलीज़ को मिले। जैसे कहते हैं कि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है हैदर साहब, बहुत कुछ, मतलब ये आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि मैंने देश के लिए क्या किया है। उस समय में, उस युग में उन्होंने हॉकी लड़कियों में पॉपुलर कर दी थी, लड़कियों की टीम, उसके बाद तो फिर लड़कियों की टीम बनी। तो ही इज़ द फर्स्ट मैन टू डू दैट एंड नो वन नोज अबाउट दैट। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बस कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आज आप खुश हैं रेलवे की नौकरी छोड़कर? देखिए सर, ज़िंदगी में ना मैंने एक चीज़ सीखी है, और कि आपको रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। जो किया एंजॉय किया, हर पल को एंजॉय करो। आप यहाँ बैठे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप नहीं मिलते मैं तब भी एंजॉय करता। तो जो बीत गया, जो पास्ट है, उसको कोई रिग्रेट नहीं है। लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आपने रेलवे की नौकरी छोड़ के, देखो वहाँ मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं हर माहौल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। झगड़ा हो तब भी खुश रहता हूँ, प्यार हो तब भी खुश रहता हूँ। तो शायद अगर रेलवे में होता तो वहाँ भी कोई रास्ता ढूंढ ही लेता खुश रहने का। देखिए, जहाँ भी रहिए आप खुश रहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सब किताबें, ये सब नाटक, ये सब कहानियाँ इसलिए भी लिखी जा चुकी हैं कि राजेश बेरी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी की सबसे पहली पहचान होती है कि आपको अच्छा तो होना पड़ेगा, और दिखावे वाला अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा सच में दिल से होगा, तभी आप लिख सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वतंत्र। मैं जाते जाते एक बात आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मैं सबको, जैसे बताया, आपको मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा जो है ना, हाथ यूँ रखिए, यूँ नहीं। आपको ये समाज, ये सोसाइटी, आपके माता पिता, आपके दोस्त यार, आपके कोलीग्स, आपके ऑफिस वाले, ये आपको बनाने में इन सब का हाथ होता है। आप अकेले कुछ नहीं होते हैं।
तो अगर कोई बोले मैं राजेश बेरी एक लेखक हूँ, ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेरे लोग जुड़ते हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मेरे एक्टर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे डीओपीस, ये सब जुड़ते हैं, तब जाके वो कहानी निखार लेती है, तो राजेश बेरी बनता है। इसी प्रकार ऑलवेज लर्न टू पे देम बैक। जब ये एटीट्यूड रखेंगे तो लोग अपना बोलेंगे आप अच्छे हैं। जी हाँ, कुछ हो आपके पास तो वो समाज को ज़रूर दीजिए। तो इसी तरह के किरदार, इसी तरह के लोग आपदा स्वतंत्र पे बराबर देखते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कुछ समझें, सीखें और स्वतंत्र हों। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और ख़बर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।